हेलो बच्चों, मैं सुरेंद्र सैनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन ब्रिज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर हमने आवेश आवेश का जो इतिहास और आवेश के जो गुण होते हैं उनके बारे में हमने बात किया था। और आज की क्लास के अंदर हम आवेश जो होता है उसके जो गुण हैं उन पे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। और कल हमारा एक टॉपिक और रह गया था आवेश के गुण के अंदर, जिसका नाम था आवेश की निश्चलता। तो आज अपन स्टार्ट उसी से करेंगे कि आवेश की निश्चलता क्या होती है, उसके साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा, जो गुण होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो लास्ट जो गुण था हमारे पास वो क्या था, आवेश की निश्चलता। यही था क्या, आवेश की निश्चलता। देखो, आवेश की निश्चलता का मतलब क्या होता है, अगर कोई क्यू आवेश जो है वो क्या है, स्थिर अवस्था में है, और वही आवेश क्या कर रहा है, इस तरह से गति भी कर रहा है। ठीक है, कोई आवेश पहले क्या था, स्थिर अवस्था में था, फिर वही आवेश क्या कर रहा है, गतिशील अवस्था में है। तो आवेश की निश्चलता का गुण क्या कहता है कि जो आवेश है उसके मान पर, चाहे वो कितनी तेज गति करे, कितने ही वेग से वो गति करे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जो आवेश जो होता है, जितना मान उसका स्थिर अवस्था में होगा ना, उतना ही मान कहां पे होगा उसका, जब वो गतिशील अवस्था के अंदर होगा। तो अपन इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि जो क्यू आवेश जो होता है, जितना मान उसका किस में होगा, गतिशील अवस्था में होगा, उतना ही मान किसके बराबर होगा, क्यू का स्थिर अवस्था में होगा। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि जो आवेश जो होता है, ये जो आवेश जो होता है, इसके ऊपर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश की निश्चलता कहते हैं। ठीक है, अब देखो आज जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो है आवेश का जो क्वांटमीकरण अपन पढ़े थे ना कल, आवेश का गुण, उसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण एक बार अपन वापस थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा आपके पास भी वापस रिवाइज हो जाएगा। तो आवेश का जो क्वांटमीकरण था उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि जैसे ये कोई भी एक निकाय है, ठीक है, इसका अगर मैं कुल आवेश की बात करूं, इसके अंदर जो कुल आवेश होता है Q, वो किसके बराबर होता है, वो उसके अंदर जो मूलभूत आवेश होता है उसका क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। कि कोई भी जो हमारे पास निकाय है उसका कुल आवेश जो होता है, एक मूलभूत आवेश E जिसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, उसका क्या होता है, हमेशा पूर्ण गुणज होता है। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी निकाय से या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या दो इलेक्ट्रॉन आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, आधा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 3/2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 5/2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसी सिद्धांत को अपन ने क्या नाम दिया था कल, इसी गुण को अपन ने क्या नाम दिया था, आवेश का क्वांटमीकरण इसको नाम दिया था। अच्छा, अब आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये जो आवेश का जो क्वांटमीकरण है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है रॉबर्ट ए मिलिकन। एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, तेल बूंद प्रयोग किया था। उस तेल बूंद प्रयोग के आधार पर उसने आवेश के क्वांटमीकरण को क्या किया था, समझाया था। उसने बताया था उस तेल बूंद प्रयोग की सहायता से कि जो आवेश जो होगा वो हमेशा किसके रूप में जाएगा, पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा। या तो एक जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, चार जाएगा, या एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में ये तो हमारे पास हो गया आवेश का क्वांटमीकरण। अब अपन बात करते हैं उन न्यूमेरिकल्स की जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो, वो न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करोगे तो आपको बहुत जगह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, कहीं आपको प्रोटॉन के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, कहीं आपको न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। इसी तरह से उनके ऊपर आवेश की मात्रा की भी जरूरत होगी। तो ये सारे के सारे जो फैक्चुअल डेटा है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, तो एक तरफ तो अपन क्या बनेंगे, इस तरह से टेबल बना लेंगे, और जो टेबल बनाएंगे उसमें एक तरफ तो अपन इस तरह से क्या लिखेंगे, कण लिखेंगे, और दूसरी तरफ अपन यहाँ पे लिख देंगे कि उसका द्रव्यमान क्या है, तीसरी तरफ यहाँ पे अपन लिख देंगे उसके ऊपर आवेश की मात्रा कितनी है। ठीक है, अगर मैं सबसे वाले फर्स्ट वाले कण की बात करूं, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि जो कि सबसे ज्यादा काम अपने पास आने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी होता है। इसके ऊपर जो आवेश की मात्रा होती है वो होती है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे प्रोटॉन की, जो प्रोटॉन जो होता है उस प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है 1.673 इंटू 10 की पावर
-27 kg, और इसके ऊपर जो आवेश की मात्रा होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होती है। अगर तीसरा मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो जो न्यूट्रॉन जो होता है उसके द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस पे आवेश, तो ये क्या होता है, निरावेशित होता है, अर्थात इस पे जो आवेश की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अब जब भी आप इस न्यूमेरिकल को करोगे तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये वैल्यूज आनी चाहिए। क्या होता है आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड के अंदर तो न्यूमेरिकल में साथ में ब्रैकेट में डाल देता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना लीजिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना लीजिए, ठीक है, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं। पर अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे तो ये टेबल बना लो ताकि आप क्या कर सको, उन न्यूमेरिकल को सोल्व कर सको और वैल्यूज आपको बार बार और कहीं पे नहीं देखनी पड़े। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो आवेश जो होता है, ये जो आवेश जो होता है सर, इसके मात्रक क्या क्या होते हैं, क्योंकि आपने पूरी एक क्लास पढ़ा दी अभी तक, कहीं पे भी आपने मात्रक का कोई जिक्र नहीं किया। क्या आप आवेश के मात्रक पढ़ाने वाले नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अपन लोग आवेश के मात्रक भी पढ़ने वाले हैं। वो लो अभी आपने जब अगर बोला ही है तो अभी बात कर लेते हैं। देखो कि अगर मैं बात करूं आवेश के मात्रक की, ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारे पास होता है कूलाम। और एक मात्रक और होता है, अगर आपको पता हो, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि विद्युत धारा आई जो होता है वो क्या होता है, Q/T, आवेश बट्टा समय। अगर यहां से इस आवेश का मात्रक निकल तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका एक और मात्रक बन जाएगा क्या, एम्पियर, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, सेकंड बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं इसके सीजीएस मात्रक की, इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो अगर अपन बात करें आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है उसका सबसे छोटा मात्रक, फ्रैंकलिन होता है। और इसको फ्रैंकलिन को कभी कभी अपन क्या लिखते हैं, ESU भी लिखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत इकाई भी बोलते हैं। अब आपको इसका कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है कि जो एक कूलाम होते हैं उसके अंदर कितना फ्रैंकलिन होता है, तो एक कूलाम जो होता है उसके अंदर जो फ्रैंकलिन होता है 3 × 10⁻⁹ फ्रैंकलिन होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है ये कन्वर्जन। और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, क्योंकि दोनों एक ही मतलब है तो ESU भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इसके बाद में अगर आपसे बात करें कि जो आवेश जो होता है उसका सबसे बड़ा मात्रक, छोटा तो सर आपने बता दिया, अब बड़ा मात्रक और बता दो। तो अगर मैं आवेश के सबसे बड़े मात्रक की बात करूं तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है हमारे पास होता है फेराडे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आवेश के सबसे बड़ा मात्रक, जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है हमारे पास, फेराडे होता है। इसका भी कन्वर्जन आपसे पूछा जा सकता है कि एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं, तो एक फेराडे के अंदर जो हमारे पास कूलाम जो होता है वो कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। तो ये कन्वर्जन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अच्छा, एक यूनिट और होती है इसकी, विद्युत चुंबकीय मात्रक। ठीक है, अगर आपसे पूछे आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक कितना होता है, तो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक जिसको अपन क्या बोलते हैं, EMU बोलते हैं। और एक EMU जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3 × 10⁻10 ESU के बराबर होता है। तो ये कन्वर्जन भी आपको पूछा एग्जाम में जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे पास आवेश के मात्रक। ठीक है, हमने शुरू से लेके SI यूनिट में बता दिया, CGS में बता दिया, सबसे छोटा बता दिया, सबसे बड़ा बता दिया, उनमें कन्वर्जन और बता दिया कि एग्जाम में बाई चांस कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले अपने क्या है, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का आजकल भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी पेपर में उठा के पूछ लेते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें से 5-6 मार्क्स क्वेश्चन ऐसे पूछे थे उन लोगों ने, और इस बार हो सकता है कि वो और अच्छा पेपर बनाने की कोशिश करें। तो और अच्छा पेपर बनाएंगे तो हम भी उसी हिसाब से उसकी तैयारी करेंगे कि कुछ भी हमारा चुकना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम आवेश के जो गुण होते हैं उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है यहाँ पे वो है 2 मोल उदासीन हाइड्रोजन H2 में उपस्थित कुल धनात्मक या ऋणात्मक आवेश ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले तो एक H2 अणु दे रखा है इस तरह से। H2 अणु है तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो हाइड्रोजन होता है
के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे H2 दो अणु हैं तो इसके अंदर दो ही प्रोटॉन हो जाएंगे और दो ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कितना दे रखा है, 2 मोल उदासीन हाइड्रोजन H2 है, उसमें आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता हो कि 1 मोल जो होता है उसमें जो अणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं क्या। अच्छा, 2 मोल में निकालूं तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब उसके ऊपर धनावेश की मात्रा निकालनी है या ऋणावेश की मात्रा निकालनी, क्यों, क्योंकि उदासीन है, इसका मतलब उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या है, बराबर है। तो हमें पता है H2 में कितने होते हैं, हमारे पास दो ही प्रोटॉन है और दो ही हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है। तो किसी एक का निकाल लो, उतना ही अमाउंट का क्या होगा, वहां पे ऋणात्मक आवेश होगा। तो देखो अब देखो ये तो 2 मोल के अंदर अणुओं की संख्या होगी। अब 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है आपको पता होगा, एक प्रोटॉन पे आवेश कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम क्या। तो 2 प्रोटॉन पे ज्ञात करो तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर यहाँ पे बताऊंगा कि अगर धनात्मक आवेश की बात करते हैं तो धनात्मक आवेश कितना हो जाएगा हमारे पास, जितना प्रोटॉन्स से अगर गुणा कर देंगे तो कितना, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 4, और ये आ गया 1.6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.023, और यहाँ पे ये जो अपने पास आएगा 10⁻⁻19 और यहाँ पे आएगा 10⁻23। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6.4, और इसका 6.023, और इसको जो अगर अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 10⁻⁻19 प्लस 23। तो ये आ जाएगा 6.4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, तो मतलब 4 आ गया ये, वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ से, इसको कितना आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाई 6.023। तो ये जो अपने पास वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 0.3853 इंटू 10⁻6 गुलाम। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, धनात्मक आवेश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना ही क्या होगा यहाँ पे, ऋणावेश होगा। इतना इसके ऊपर क्या होगा, ऋणावेश, क्यों, क्योंकि उदासीन है इसलिए। तो इसका जो सही आंसर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद में, वो अपने पास है 0.3853 इंटू 10⁻6 गुलाम। इस तरह से अपन इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने पास है वो क्या है कि एक छड़ को रगड़ने पर उस पर कितना, 8 इंटू 10⁻⁻7 गुलाम ऋण आवेश उत्पन्न होता है। छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्रित हो गए हैं, छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई है। तो आपको यह भी बताना है कि उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो गए, मतलब इकट्ठे हो गए हैं। फिर क्या बतानी है कि द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी, वो भी आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखो सबसे पहले जो जो डेटा दिया है उसको लिखते हैं। क्या बोल रहा है ये, एक छड़ को रगड़ने पर उस पर कितना ऋणावेश आया है। तो ऋणावेश की वैल्यू मतलब आवेश की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 8.0 इंटू 10⁻⁻7 गुलाम आपको आवेश की वैल्यू दे रखी है। छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक, मतलब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि जो Q जो होता है वो किसके इक्वल होता है, Ne के क्या होता है, इक्वल होता है। आवेश का मान दे रखा कितना, माइनस का 8.0 इंटू 10⁻⁻7 बराबर N की इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ पे माइनस भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। वैसे आप हमेशा मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेना ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये माइनस को हटाने के लिए अपन एक तरीके से बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी किसमें ले लिया, अपन ने माइनस में ले लिया। अच्छा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और n का जो वैल्यू आएगा मेरे पास वो आएगा 8 इंटू 10⁻⁻7 बट्टे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 से कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, और ये कितना बार 2 बार जाएगा 0.2। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10। ठीक है, तो ये 10 बट्टे 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 5 इंटू 10 कितना आ गया, -7 क्या, और इधर कितना आ गया 10 ऊपर जाएगा तो +19। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा इंटू 10⁻19 माइनस 7। 19 में से 7 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा
12 7 19, तो 12, वो भी किसका प्लस का आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी संख्या आ गई, इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे अपने पास क्या आ गई है, संख्या आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं, और भी इसने कुछ पूछा है क्या, कि जो छड़ है, छड़ के द्रव्यमान कितनी वृद्धि हुई। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो छड़ पे आए थे, तभी तो उसके ऊपर ऋणावेश हुआ था। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कितने गए उस छड़ के ऊपर, 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन क्या गए उस छड़ पे गए हैं। तो अगर हमें पता है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 केजी होता है। अब हमें कितने बताने, इतने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो इनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल द्रव्यमान जो आएगा हमारे पास, कुल द्रव्यमान में जो वृद्धि हुई, कितना द्रव्यमान आया उनके पास, तो इतने इलेक्ट्रॉन आए तो इतना ही द्रव्यमान आया होगा। तो एक का कितना है 9.1 × 10⁻31 मल्टीप्लाई बाई 5 × 10⁻+12। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 जा 5, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 आ गया, ये पॉइंट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 + 12। तो ये अपने पास सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, 45.5 इंटू 10⁻पावर कितनी हो जाएगी, 31 से 10 गए तो 21, 21 से 2 गए तो 19, तो 10⁻पावर कितना आ जाएगा, -19। तो इतने उसके मास के अंदर क्या हो जाएगी हमारे पास, वृद्धि हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 45.5 इंटू 10⁻⁻19 kg। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे किसके लिए, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है कि एक पॉलीथीन दे रखी है आपको, एक पॉलीथीन आपको दे रखी है कि टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर ऊन पर कितना आवेश आ रहा है, 3 × 10⁻⁻7 कूलाम ऋण आवेश आ जाता है। फिर ये बोला इस प्रक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बतानी है, और क्या इसमें द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, अगर उसके ऊपर ऋणावेश आया है इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आए होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं इसका मतलब द्रव्यमान में भी क्या होगा, परिवर्तन। जब इलेक्ट्रॉन आए तो द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि। इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो द्रव्यमान में क्या होती है, कमी। तो आओ इसको सोल्व करते हैं। तो क्या है, अपने पास एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन को टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर ऊन पर कितना आवेश आया है, सबसे पहले तो Q की वैल्यू अपने पास कितनी आई, -3 × 10⁻⁷ कूलाम ऋणावेश आ जाता है। अब सबसे पहले पूछा उसने कितने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछी है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालने तो हमें पता है क्या, क्वांटम गणित Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है। Q की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁷ कितना है, -7। N की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, इसकी वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं इसका मतलब क्या हुआ, की वैल्यू नेगेटिव ले लो, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 10⁻⁷, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अपॉन में आ गया 1.6 × 10⁻⁻19। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये n इज इक्वल टू अपने पास कितना हो गया, ऊपर बच गया ये तो 3 का 3 अपॉन 16 तो है ही, और ये 10⁻⁻7 और ये 10 हो गया +1, और ये ऊपर जाएगा तो +20। तो 21 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 बच गए क्या। तो 3/16 इंटू 10⁻⁴ कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 आ गया प्लस का। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये जो 3/16 है इसको कैलकुलेट करते हैं। 3/16 को कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू अपने पास आएगी 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर क्या आ गए हमारे पास, स्थानांतरित हो गए हैं। अच्छा, आगे क्या पूछा है, क्या इसमें द्रव्यमान भी क्या होता है, स्थानांतरित होता है। बिल्कुल होता है, इसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। कितनी होती है, इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें आए हैं, तो अगर मैं बात करूं द्रव्यमान में वृद्धि, तो द्रव्यमान में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी हमारे पास, टोटल एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और इतने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 को किसके साथ में, 1.875 × 10⁻12, तो अपने पास ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.8 × 10⁻18। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, इस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर लें क्या, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 2 ×
10⁻12, क्योंकि 1.87 है, लगभग 1.88, इसको लगभग अपन लेते हैं 2 के बराबर, तो थोड़ी सी इजी हो जाएगी, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं। तो अगर इसको कैलकुलेट करूंगा तो देख यहाँ पे सीधे 2 ही लिख देता हूँ, ताकि थोड़ी अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाए, और इजी हो जाएगी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, और ये हो गया 18, और ये 10⁻31 प्लस 12 हो गया। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, 18.2 का तो 18.2, और 31 में से वही वापस अगर 10 गए तो बचा 21, और 21 में से 2 गए तो अपने बचा 19, तो 10⁻, कितना आ जाएगा 19, और ये क्या आ जाएगा केजी के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 18.2 इंटू 10⁻⁻19 केजी। ठीक है, तो ये हमारे पास अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप लोगों को मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ लिखने के लिए, आप ये सोचें तो आप वीडियो देख रहे हो भाई साहब, उसको आराम से पॉज करो, फिर आराम से लिखो, फिर उसके बाद में आप आगे चलो। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन अगर यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, वो अपने पास क्या है कि यदि किसी पिंड से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो देखो हमें दे रखा है क्या कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं भाई, ठीक है हो रहे हैं। तो फिर ये क्या बोल रहा है, 1 कूलाम आवेश के स्थान में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि 1 कूलाम जो आवेश जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तभी तो आप बता पाओगे कि कितना समय लगेगा या नहीं लगेगा। अच्छा तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 कूलाम आवेश के अंदर किसकी वैल्यू निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो Q बराबर क्या होता है हमारे पास, Ne होता है क्या, तो आवेश की वैल्यू 1, N की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये वैल्यू रखूंगा तो n की वैल्यू आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको अगर हटाऊंगा पॉइंट को तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये आ गया 10/16, और ऊपर जाएगा तो पावर 10⁻19 प्लस का आ जाएगा। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 100/16 इंटू 10⁻18, अगर 16 से डिवाइड दूं तो ये तो 4 से डिवाइड दिया तो 4, और ये 25, और 25 में अगर 4 का डिवाइड तो 6 पॉइंट कितना आएगा 25 आ जाएगा, इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमारे स्थानांतरित होंगे 1 कूलाम आवेश के अंदर। अब इसने पूछा है टाइम, टाइम की बात करें तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 10⁻9, और इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए हमें कितना समय लगेगा। तो देखो हम लिखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे पास, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें ट्रांसफर कितने करने हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 करने, क्या इनमें अगर मैं 10⁻9 का डिवाइड दे दूं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे सामने समय आ जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में इतने निकल रहे थे। तो देखो 10⁻9 से ये गया तो 10⁻, कितना बच गया 9 ही बच गया क्या, तो हमारे पास कितना समय लग रहा है, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, अगर अपन इसको, ये तो सेकंड में हो गया, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो ईयर के अंदर तो इसको ईयर में और कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कि यह आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 अपॉन, अगर मैं ईयर में कैलकुलेट करता हूं तो 60, तो क्या होगा सेकंड का मिनट के अंदर हो गया, मिनट के बाद में ये घंटे में, ये दिन के अंदर, और ये किसके अंदर साल के अंदर आ गया। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 6.25 इंटू 10⁻9 जो है अपने पास, इसमें अपन डिवाइड देंगे 60 इंटू 60 इंटू 24 मल्टीप्लाई बाई 365, तो इसका जो आंसर जो आएगा अपने पास अप्रोक्सीमेटली आएगा 198.18 ईयर, जो लग अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके साल, 200 ईयर्स के इक्वल है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर आप तो कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे हो, तो बेटा मैं कैलकुलेशन कर करके थक गया हूँ, ठीक है ना, तो मुझे तो ये आंसर डायरेक्टली याद रहता है कि कितना वैल्यू रहता है। ठीक है, तो इसलिए 198.18 ईयर्स जो है कितने लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना के 200 साल के बराबर हो जाएगा, और ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। नेक्स्ट, अब हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। क्या है हमारे पास कि एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं
कि उस पर 10 की पावर -7 गुलाम का आवेश आ जाए। तो जैसे मेरे पास ये एक सिक्का है इस तरह से, ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिफ्थ। तो हमारे पास सिक्का है, इससे से मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकालने पर हमें पता है कैसा आवेश आता है, धनावेश आता है, और कितना आया है, इसके ऊपर 10 की पावर -7 गुलाम आवेश आया है। तो मुझे क्या निकालनी है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं उनकी वैल्यू निकालनी है क्या। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आवेश के क्वांटीकरण से, क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। क्यू का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 10⁻⁻7। एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ई की वैल्यू होती है 10⁻6, 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 10⁻7 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 आ गया, तो ये बन गया 10⁻⁻6, और ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का 19 अपॉन कितना बन गया 16। तो इसको अपन लिख सकते हैं 10⁻19 में से 6 गया तो 13 प्लस का अपॉन 16। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 अपॉन 10⁻11 अपॉन 16। इसको अपन काटेंगे तो 6.25 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं निकाल लूं तो उसके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा, 10 की पावर -7 गुलाम का क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अपन ने खूब, मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है कि जो आवेश का जो क्वांटिमीकरण होता है उसके ऊपर खूब अपन ने क्या कर लिया, न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। तो अब देखो नेक्स्ट अगर अपन बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास कि एक कप जल, जैसे मैं ये एक कप जल ले लिया इस तरह से, ये ड्राइंग थोड़ी सी खराब सी है, ठीक है। तो एक कप जो जल हो, एक कप जो होता है उसका अप्रोक्सीमेटली जो होता है, अगर उसके अंदर जल आएगा वो कितना आता है, 250 ग्राम जल उसके अंदर आता है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, एक कप जल में कितने धन या ऋणावेश होते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं पानी भर दिया मैंने इस तरह से H2O, अब इसके अंदर पूछ रहा है ये हमसे कि कितने धनावेश हैं, ठीक है, धन आवेश, और कितने क्या है, ऋणावेश हैं। इनकी मात्रा वो क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। अच्छा, अगर वो ये पूछ रहा है तो देखो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जो H2O है, ये जो H2O है इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो H2O के अंदर दो तो H हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का है। तो एक हाइड्रोजन के अंदर बात करूं तो एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। दो हाइड्रोजन के अंदर बात करूं तो दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो इस ऑक्सीजन के अंदर क्या होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर टोटल इस H2O की बात करें तो इस H2O के अंदर टोटल कितने हो जाएंगे, 8 तो यहाँ पे हो गए, 2 ये हो गए, तो 10 तो इसके अंदर प्रोटॉन हो जाएंगे और 10 इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आनी चाहिए कि हाइड्रोजन सॉरी जो जल जो होता है उस जल के अंदर या H2O के अंदर कितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, 10, और 10 से क्या होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, धनावेश और ऋणावेश की संख्या निकालनी है। तो धनावेश और ऋणावेश की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए उसके अंदर अणुओं की संख्या कितनी है। अब अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था याद करो, उसके अंदर हमने मोल थे ना, मोल संख्या निकाली थी। तो मोल के अंदर अपन बात करते हैं तो मोल कैसे निकालते हैं, यहां निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोल जो होता है, मोल कैसे निकालते हैं, मोल बराबर क्या होता है, जो अपने पास पदार्थ है उस पदार्थ का द्रव्यमान कितना है बट्टे उसका क्या होता है, अणुभार होता है। यही होता है, पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे उसका क्या होता है, अणुभार होता है। पदार्थ के द्रव्यमान की बात करूं तो यहाँ पे जो मेरे पास पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, अपने पास 250 ग्राम है क्या पानी, तो ये 250 ग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं इसके किसकी, अणुभार की, इसकी बात करते हैं अणुभार की। और जल का जो अणुभार होता है, जल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 18 होता है क्या। हाइड्रोजन के लिए तो हो गया 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो टोटल कितना हो गया इसका अणुभार, 18 हो गया। तो 250 में किसका भाग दे देंगे, 18 का भाग देंगे। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गया, मोल संख्या आ गई, इतनी मोल होते हैं। अब हमें पता है क्या कि एक मोल जो होता है, इस एक मोल में जो अणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻⁴ कितनी होती है, 23 होती है। अच्छा, तो हमें इतने मोल में निकालना है, 250 अपॉन 18 मोल के अंदर कितनी अणुओं की संख्या होगी। तो इसको अपन किस से गुणा कर दें, इस नंबर से गुणा कर दें, तो ये अपने पास क्या आ गया यहाँ पे
अणुओं की संख्या आ गई। अब इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। चाहे आप धनावेश की वैल्यू निकालो चाहे ऋणावेश की, दोनों की वैल्यू क्या नहीं समान आनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर गुणा कर दूं किससे, अगर पूरा अगर मैं मान लो मुझे निकालना है यहाँ पे धनावेश निकालना है, तो धनावेश निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। धनावेश कितने हैं, 10 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, इतना होता है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, और जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो कैलकुलेट करने के बाद में अपने पास कितना आ जाएगा, ये 250 का तो 250/80 इंटू 6.023 इंटू ये 10⁻24 माइनस 19, ठीक है। तो इसको जब अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, धनावेश की, वो कितनी आ जाएगी 1.1337 इंटू, और अगर पावर्स की बात करें अपन यहाँ पे, तो पावर्स अपने पास आएगी 10⁻7 आ जाएगी। तो ये टोटल इतना इसके ऊपर क्या होता है, धनावेश होता है, इतना ही क्या होता है इसके ऊपर ऋणावेश होता है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने जो एक आवेश का गुण बच गया था उसके बारे में डिस्कशन किया, फिर मैंने आपको आवेश के मात्रक बताए, देन हमारे पास जो आवेश के गुण जो होते हैं उसके ऊपर कितने न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, किस टाइप से न्यूमेरिकल, उन सभी न्यूमेरिकल को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।